गुड इवनिंग एवरीवन। ऐसा आप पिक में देख सकते हो, यहाँ पर 5 चैप्टर के नाम दिए गए हैं जो कि क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस की बुक का पार्ट है और आने वाले सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस का भी पार्ट है। पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग, दूसरा है फेडरलिज्म, तीसरा है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, चौथा है पॉलिटिकल पार्टीज और पांचवा है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये पांचों चैप्टर क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस की बुक के आगे की चैप्टर्स हैं जिनको और ज़्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। लास्ट ईयर आपने पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाना, आपने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में जाना, आपने डेमोक्रेसी के बारे में जाना, ठीक है। आपने उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाना, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिज़ाइन हुआ है आपने उसके बारे में जाना, इंडिया की डाइवर्सिटीज़ को देखा। अब यहाँ पर मैं इन 5 चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। अभी फ़िलहाल मैं सेकेंड यूनिट चैप्टर जिसका नाम फेडरलिज्म है वहाँ पर स्टिक करूँगा, लेकिन ये पांचों चैप्टर एक दूसरे से लिंक करते हैं। लिंक कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ डेमोक्रेसी, जो लास्ट में लिखा हुआ है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, डेमो मीन्स पीपल, क्रेसी मीन्स शासन, रूल। ओके, so when a country is ruled by the people of that country, then that particular form of government is known as democracy. So India is a democratic country, and now the question comes outcomes of democracy. पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। सबसे पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके हेड जो है अभी आपको जिनके नाम आपको सुनने को मिलता है राहुल गांधी, जिनके नाम से आप ज़्यादा जानते हो कांग्रेस पार्टी को। उस पार्टी का फॉर्मेशन 1885 में हुआ। फिर उसके बाद हम बीजेपी का नाम सुनते हैं, भारतीय जनता पार्टी, और उसके अलावा आम आदमी पार्टी, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। उसके अलावा सपा है जो कि रीजनल पार्टी है। उसके अलावा आपके सामने और भी पार्टियां हैं, बसपा है, मायावती की पार्टी है। तो आपके सामने बहुत सारी पार्टियां हैं। इन पॉलिटिकल पार्टीज का रोल क्या होता है? अब जैसे सारी पॉलिटिकल पार्टीज देखिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज का सिंबल अलग है, वैसे ही सारी पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजीज अलग अलग हैं। जैसे बीएसपी, भारतीय बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसकी लीडर है मायावती, तो उनका मोटिव क्या है, उनकी थिंकिंग क्या है, उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, हमको वो जानना है। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, अब इसके प्रिंसिपल्स, इसके मोटिव क्या है, अगर ये पार्टी पावर में आती है तो ये क्या करेगी, ये कैसे इंडिया को डेवलप करेगी। अब डेवलप करने के भी डिफरेंट तरीके होते हैं जो कि आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, आप ज्योग्राफी में डेवलपमेंट के बारे में पढ़ोगे, लेकिन जो सिनेरियो है डेवलपमेंट का वो इकोनॉमिक्स के थ्रू आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। थर्ड चैप्टर है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो जेंडर का क्या रोल है? जैसे आज हम देखते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में मेन और वुमेन दोनों को ही पार्टिसिपेशन मिलता है। अभी इंडिया में कितना बड़ा इंसिडेंट हुआ है कोलकाता में, और उसमें वुमेन एक थी जो विक्टिम हुई है। और अगर वुमेन्स को हमारी सोसाइटी में स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, हमें उसको और बढ़ाना पड़ेगा। जब उनकी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में ज़्यादा होगी तो वो अपने लिए अच्छा कानून बना सकती हैं। जैसा कि आप कायराना से इकरा हसन, वो आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ठीक है। निर्मला सीतारमन वो आपकी हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी फीमेल्स हैं जो पार्लियामेंट में बैठती हैं। उसके अलावा रिलीजन में आप देख लो, इकरा हसन का मैंने नाम लिया, वो मुस्लिम है, पार्लियामेंट में बैठ रही हैं। अगर फीमेल को कोई दिक्कत होगी तो भी वो बोलेंगी, अगर मुस्लिम्स को कोई प्रॉब्लम होगी तो भी वो बोलेंगी। तो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम वन पर्टिकुलर पर्सन इन द पार्लियामेंट इज रियली वेरी नेसेसरी। तो पार्लियामेंट हर किसी को रिप्रेजेंट करने का मौका देती है, शेड्यूल्ड कास्ट को मौका देती है। तो थर्ड पार्ट है जेंडर, रिलीजन, कास्ट चैप्टर में कास्ट। अब कास्ट में हम शेड्यूल्ड कास्ट को काउंट करते हैं। अब पार्लियामेंट में अगर आप जाइए तो आपको उसमें हर धर्म के, हर जेंडर के, हर कास्ट के लोग देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि पार्लियामेंट में वो भी इंसान बैठ सकता है जो किसी भी धर्म में नहीं मानता, जो किसी भी भगवान में, अल्लाह में, गॉड में नहीं मानता, उसको भी हम पार्लियामेंट में बैठने का मौका देते हैं। क्योंकि इस दुनिया में, इस इंडिया में हर कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सामने इक्वल है। हम अपने आर्टिकल 14 को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। इस वजह से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उनको मौका देते हैं कि वो पार्लियामेंट में आकर के बैठ सकते हैं। 545 सीट्स हैं, आप किसी भी सीट्स के ऊपर जाकर के एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सर्व कर सकते हो। फिर आता है फेडरलिज्म। अब यहाँ आता है फेडरलिज्म। अब इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, आप ये मैप देखिए, ठीक है।
अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप हम जरा ध्यान दें, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश, आप वहाँ देखिए हिंदी और उर्दू। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हिंदी बोली जाती है, बिहार हिंदी, ठीक है, झारखंड हिंदी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सब में हिंदी बोली जाती है। लेकिन इनकी अपनी खुद की, हरियाणा में भी देखिए आप हिंदी आपको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन अपनी इनकी खुद की अपनी भी कुछ लैंग्वेजेस हैं जो लोकल में बोली जाती हैं। तो इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि शेड्यूल 8 है, उसके अंदर हमारी टोटल 22 लैंग्वेजेस लिस्टेड है, 22 लैंग्वेजेस। लेकिन अगर हम डायलेक्ट के हिसाब से देखें और पूछा जाए कि इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो एज पर द सेंसस कंडक्टेड बाय द सेंसस बोर्ड ऑफ इंडिया, हमें ये पता चलता है कि इंडिया में 1500 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। क्योंकि हर एक मोड़ पर, हर एक 10 किलोमीटर के बाद हमारे जो बोलने के तरीके हैं वो उसमें बदलाव आ जाता है। तो जम्मू एंड कश्मीर में देखिए उर्दू है, फिर पंजाब में देखिए पंजाबी लैंग्वेज को वहाँ पर बोला जाता है, गुजरात में गुजराती, लेकिन गुजरात में एक एरिया पड़ता है रन ऑफ कच्छ, और रन ऑफ कच्छ आप रिलेट कर सकते हो तारक मेहता में जेठालाल से, और वो अपने आप को खुद बोलता है, वो भी बहुत बार उसमें बोला है कच्छ भाषा में। तो गुजरात के अंदर गुजराती तो बोली जाती है, उसके अलावा कच्छ भाषा भी बोली जाती है। वैसे ही मैं बता रहा हूँ बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनके अंदर भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती हैं। महाराष्ट्र मराठी देखिए है, ठीक है, फिर कोंकणी, ठीक है, गोवा में देख लीजिए, कर्नाटका में कन्नड़, केरला में आप देख लो लिखा हुआ है मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु। अब आंध्र प्रदेश से कट करके एक नया राज्य बन गया तेलंगाना, तो वो तेलंगाना वर्ड जो आया है वो तेलुगु वर्ड से ही आया है। अंडमान निकोबार में देखिए हिंदी इंग्लिश चलती है, उड़ीसा में देखिए उड़िया भाषा चलती है, छत्तीसगढ़ में हिंदी चलती है, बंगाल में बंगाली चलती है, इवन त्रिपुरा में भी बंगाली बोली जाती है। आप और बाकी सारे स्टेट्स में देख लिए, आसाम में आसामी बोली जाती है, मणिपुर में मणिपुरी लैंग्वेज बोली जाती है, मिजोरम में मिजो लैंग्वेज बोली जाती है। और इन सारी लैंग्वेजेस को हमारे 8 शेड्यूल के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में लिस्ट किया गया। अब इतनी बड़ी कंट्री है जिसको आप चलाना चाहते हो, यहाँ लैंग्वेज को लेकर के डिवीज़न है। अब ये देखिए, ये एक फ़ोटो है जो हमें बताता है कि हर एक स्टेट के डिशेस अलग अलग हैं। यहाँ पर आप देखिए इधर ढोकला रखा हुआ है जो कि गुजरात की डिश है। इसी तरह से आप इसमें प्लेट में देख सकते हो कि हर एक एरिया के डिशेस वो डिफरेंट है। यहाँ पर देखिए बाटी चोखा रखा हुआ है, ठीक है, ये लिट्टी चोखा जिसको हम कहते हैं, जो बिहार साइड में, गोरखपुर साइड में बहुत फेमस है। यहाँ रसगुल्ला रखा हुआ है जो बंगाल में बहुत फेमस है। फिर नीचे आप देख लो इडली रखी हुई है, तो ये सारी चीज़ें, डोसा है, इडली है, ये सारी चीज़ें साउथ में फेमस हैं। तो हमारी डिशेस भी एक दूसरे से क्या होती हैं, अलग हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ये इंडिया एक और दिखाया है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी लीड टू प्रोस्पैरिटी। अगर हम एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहें, अब इस कंट्री में मेल भी रह रहा है, फीमेल भी रह रहा है। फिर उसके बाद LGBTQ, उनको भी यहाँ पर पूरा रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। उसके बाद डिवीज़न इतने सारे हो गए जेंडर में। फिर उसके बाद रिलीजन, दुनिया के सारे रिलीजन आपको इंडिया में मिल जाएंगे। यहूदी भी इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया में मुस्लिम्स भी रह रहे हैं, इंडिया में क्रिश्चियंस भी रह रहे हैं, तीनों अब्राहमिक रिलीजन के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। उसके बाद हिंदुज़म भी यहाँ पर है, सिखिज़म भी यहाँ पर है, बौद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, पारसी धर्म के लोग भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो किसी भी धर्म में नहीं मानते, जिनको हम एथिस्ट कहते हैं। और फिर उसके बाद हमारे जरा कल्चर देखिए, यहाँ पर हर एक एरिया का कल्चर अलग अलग है। जैसे ये डांस को दिखाया गया है, पंजाब में देखिए भांगड़ा फेमस है, राजस्थान में घूमर फेमस है, डांडिया फेमस है गुजरात में, ठीक है, लावणी ये फेमस है महाराष्ट्र में। वैसे ही साउथ में देख ली कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम, उड़िया, ठीक है, ये सारे चाहू चाहू ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, कथक है आपका उत्तर प्रदेश में। तो ये डांस के भी डिफरेंट फॉर्म है। हमारा कल्चर बहुत अलग है इंडिया में हर एक स्टेट का अपना खुद का कल्चर है। फिर यहाँ पर देखिए एक और फोटो, अब इस फोटो को जरा आप ध्यान से देखिए। इस फोटो में आपको आराम से दिख सकता है कि हमारी कंट्री इंडिया कितनी ज़्यादा डाइवर्स है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक मॉन्यूमेंट बना हुआ है जिसका फॉर्मेशन इस्लामिक कल्चर के अकॉर्डिंग हुआ है। इधर देखिए कुतुब मीनार बना है, कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, इल्तुतमिश ने इसको फिनिश करवाया था, और इसको बनाया गया था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। यहाँ हुमायूं टॉम्ब को भी दिखाया गया है।
फिर यहाँ टाइगर देख लीजिए, टाइगर के अलावा यहाँ गणेश भगवान को दिखाया गया है, इधर गौतम बुद्ध को बौद्ध ट्री के नीचे बैठा हुआ दिखाया गया है, फिर यहाँ कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शिव को बैठा हुआ दिखाया गया है। तो हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। यहाँ ब्रह्मा जी को दिखाया गया है, उसके अलावा इधर हनुमान जी को भी दिखाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। दुनिया के सारे रिलीजन, दुनिया के सारे लैंग्वेजेस, दुनिया की सारी कल्चर्स आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगी। वो कैसे हैं, वो आपको उसको पढ़ने, उसको समझने के लिए आपको हिस्ट्री जानना पड़ेगा। और हिस्ट्री में आपको पता होगा कि हिस्ट्री हमारी, जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें देखते हैं कि सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन बना। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद फिर हमने देखा कि कैसे महाजनपदास का फॉर्मेशन होता है, वैदिक एज आता है, वैदिक एज के बाद महाजनपदास का फॉर्मेशन होता है, वैदिक एज के खत्म होने के बाद महाजनपदास, महाजनपदास के बाद फिर बौद्धिज्म जैनिज्म का राइज होता है, नए रिलीजन बनते हैं। बौद्धिज्म जैनिज्म कहाँ से निकले हैं? वो निकले हैं हिंदुज्म से ही, एज पर द डाटा हैज गिवन इन आर.एस. शर्मा, दैट इज अ बुक इन विच आई हैव रेड कि बौद्धिज्म और जैनिज्म का ओरिजिन जो है वो हिंदुज्म से हुआ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सोसाइटी में और डिवीज़न आता है, वेदास लिखा जाता है, पुराण से लिखा जाता है, मनुस्मृति को लिखा जाता है, बुक्स को प्रिंट करा जाता है। फिर धीरे धीरे इंडिया में फिर नया एम्पायर बनता है, जिसको हम जो है शिशुनाग डायनेस्टी कहते हैं, हरियंका डायनेस्टी बनती है। पहले हरियंका डायनेस्टी बनती है, फिर शिशुनाग डायनेस्टी बनती है, फिर बृहद्रथ डायनेस्टी बनती है, फिर नंदा डायनेस्टी बनती है। नंदा डायनेस्टी के बाद मौर्यन डायनेस्टी बनती है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायनेस्टीज में से एक है। मौर्यन डायनेस्टी का फॉर्मेशन होता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। उनको हेल्प करने का काम करते हैं चाणक्य, जिनको दूसरे नाम से बोला जाता है कौटिल्य। आफ्टर चाणक्य, आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें बिंदुसार, जो कि एक दूसरे किंग थे मौर्यन डायनेस्टी के। फिर उसके जस्ट बाद आते हैं अशोक, जो कि बहुत फेमस किंग थे इंडिया के। और अशोक के बाद यहाँ पर और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर, जब चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर राजा बन करके रूल कर रहे थे, तो ग्रीक रूलर अलेक्जेंडर और बाद में उसका जो सेनापति था सेल्यूकस निक्टर, वो इंडिया के ऊपर आक्रमण करते हैं। तो हम देखते हैं धीरे धीरे इंडिया में ग्रीक इन्फ्लुएंस भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और ऐसे करके धीरे धीरे हमारी कंट्री में बहुत सारे लोगों ने इन्वेजन किया, जिसकी वजह से आज इंडिया में हर दूसरे इंसान के अंदर डीएनए जो मिलेगा, उसमें आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस बाहर के लोगों का देखने को मिलेगा। इंडिया इतनी ज़्यादा डाइवर्स है इवन डीएनए में भी, कि उनमें हर किसी के स्टैंड में आपको एक डीएनए, एक स्टैंड आपको किसी न किसी फॉरेनर का आपको उसमें मिल जाएगा। इतनी ज़्यादा डाइवर्स कंट्री हमारी है, क्योंकि हमारी कंट्री में हर एक कंट्री से लोग आकर के इस कंट्री पर हुकूमत करने का, आक्रमण करने की कोशिश की। ये सेकेंड चैप्टर है फेडरलिज्म। इसमें काफ़ी पॉइंट जो बताने लायक है। वैसे फर्स्ट है व्हाट इज़ फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म सिंपल एक स्ट्रक्चर है जो बहुत सारी गवर्नमेंट, बहुत सारी कंट्री यूज़ करती हैं ताकि वो अपने सिस्टम को और आसान कर सकें। जैसे जब आप कोई पेंटिंग करते हो और पेंटिंग आपको कोई करनी है, जैसे मान लीजिए यही पेंटिंग मुझे बनानी है, इसको बनाना है, तो ये पेंटिंग मेरे लिए बहुत बड़ी है अगर बनाने को देखा जाए, तो मैं इसको छोटा कर सकता हूँ, इसको सेक्शंस में डिवाइड करके। और फिर मैं एक एक सेक्शन को ड्रॉ करूँगा। पहले मैं इसके ईयर्स बनाऊँगा, उसके बाद फिर इधर का पार्ट बनाऊँगा, फिर ये पार्ट बनाऊँगा, फिर इधर का पार्ट, फिर ये पार्ट, फिर ये पार्ट, और ऐसे करते करते मेरी ड्राइंग जो है वो बन जाएंगी। ये ड्राइंग को यूज़ करने के लिए करते हैं। वैसे ही जब हमारे पास कोई टेरिटरी होती है, कोई ऐसी कंट्री, जैसे हम इंडिया को देखते हैं, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है तो उसको संभालना पॉसिबल नहीं है। तो जैसे हम लोग स्कूल में देखते हैं कि क्या होता है, स्कूल इतना बड़ा स्कूल है जिसमें 12 क्लासेस चल रही हैं, और हर एक क्लासेस को संभालना प्रिंसिपल की बस की बात नहीं है। तो वो क्या करता है, हर क्लास में एक क्लास टीचर अलॉट कर देता है, और एक क्लास टीचर हर वक्त एक क्लास में नहीं रह सकता। तो वो क्या करता है, हर एक क्लास के लिए एक क्लास मॉनिटर अलॉट कर देता है। क्लास मॉनिटर अपने क्लास के कलीग्स को जानता है, अपने क्लासमेट्स को अच्छे से जानता है, उनके साथ वो उठता है, बैठता है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझता है, कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको वो जानता है। इसीलिए क्लास मॉनिटर एक तरह से एक पर्टिकुलर पर्सन होता है जो क्लास की बातों को क्लास टीचर तक पहुंचाता है। अगर उन बातों को क्लास टीचर हैंडल कर लेता है तो वो हैंडल करता है, अगर वो बात क्लास टीचर के हैंडल करने लायक नहीं होती है तो उन बातों को क्लास टीचर आगे प्रोसीड कर देता है और जा करके वो प्रिंसिपल से हेल्प लेता है। और बाद में अगर वो प्रिंसिपल से भी वो सिचुएशन हैंडल नहीं होती है तो और भी रास्ते उसके निकलते हैं। वैसे ही इंडिया में
अगर हम इंडिया की अगर हम बात करें, इतनी बड़ी कंट्री है उस कंट्री में मैं इस वक्त एक पर्टिकुलर सिटी में बैठा हूँ, टाउन में बैठा हूँ, जिसको हम भिलसर कहते हैं। भिलसर रुदौली में पड़ता है, रुदौली फैज़ाबाद में पड़ता है, फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश आपका इंडिया में पड़ता है। तो आप अगर हम इंडिया के हिसाब से और भिलसर को ऑब्जर्व करें तो इंडिया की पूरी जितना उसका एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, उसमें भिलसर का जो एरिया है वो कितना छोटा है। तो अगर इस कंट्री को हमें अच्छे से गवर्न करना है, अच्छे से चलाना है, तो हमें पार्लियामेंट में हर किसी को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, हर एक सेक्शन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब इतनी बड़ी कंट्री को रिप्रेजेंट करना और हर एक सेक्शन को रिप्रेजेंट करना वो आसान नहीं, इसीलिए पार्लियामेंट में 545 कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग आकर के बैठते हैं, फिर हर एक एरिया के पार्लियामेंटेरियन जो है उस एरिया को डेवलप करने की कोशिश करते हैं और करते हैं। जैसे हमारे फैज़ाबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं अवधेश प्रसाद, उसके जस्ट बाद अगर हम देखें कि एमएलए जो होते हैं वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं। स्टेट को भी डिवाइड करा जाता है, जैसे यूपी का साइज बहुत सारी कंट्रीज है जिनसे बहुत बड़ा है। जैसे अगर हम स्विट्ज़रलैंड की बात करें, इवन इंग्लैंड की बात करें, वेल्स की बात करें, स्कॉटलैंड की बात करें, या फिर पूरे ब्रिटिश आइलैंड की बात करें, उस पूरे आइलैंड से बड़ा हमारा अकेला उत्तर प्रदेश है। अब इतने बड़े स्टेट को संभालना इतना आसान नहीं है, तो हमने क्या किया है, उस पूरे स्टेट्स को 75 जिलों में डिवाइड कर दिया, ताकि हर एक ज़िले को संभालने के लिए एक जिलाधिकारी हो। उस ज़िले को संभालने के लिए हम कोई मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को बैठा सकते हैं, ठीक है, किसी मेंबर जो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है उसको बैठा सकते हैं। फिर अगर हम सिर्फ और सिर्फ अकेले हम फैज़ाबाद को देखें तो फैज़ाबाद भी देखिए कितना बड़ा है। फैज़ाबाद में एक से एक गाँव है, एक तरफ रुदौली है, एक तरफ भिलसर है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे गांव हैं यहाँ पर, मदरसा पड़ता है, भरतकुंड पड़ता है, ठीक है, सोहावल पड़ता है। तो बहुत रूट एरियाज़ हैं, बहुत ज़्यादा रिमोट एरियाज़ हैं, जिसको संभालना कंट्रोल करना वो पॉसिबल नहीं है, आसान नहीं है। तो हमने क्या कर रखा है, अपने पूरे पावर को हमने डिवाइड कर रखा है, अपनी पूरी कंट्री को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, जिससे क्या होगा, जैसे ये बड़ा सा कंट्री है, इसको हमने पार्ट में कर दिया। अब हमें किसी एरिया को संभालना है, अब इस एरिया को संभालना है तो उसको 4 हिस्से में कर दिया। अब इसको संभालना है तो हमने इसको और छोटा कर दिया। अब इससे क्या होगा, एक हिस्से का मैनेजमेंट कोई एक इंसान देखेगा तो वो मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से चल सकता है। इसी पर्टिकुलर थिंकिंग को, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम फेडरलिज्म कहते हैं। इसमें डिवीज़न करा जाता है पावर का, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होता है। इसमें लिखा हुआ है, लेट अस गेट बैक टू द contrast between Belgium and Sri Lanka that we saw in the last chapter. You would recall that one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of the central government and to give these power to the regional government. अब बेल्जियम के केस में हमने देखा था कि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को रिड्यूस कर दिया और रीजनल गवर्नमेंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट को, जिसको हम एक तरह से बोलेंगे, उनको ज़्यादा पावरफुल बना दिया। रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर, रीजनल गवर्नमेंट पहले भी थी वहाँ पर। दे हैड देयर रोल्स एंड पावर्स, उनके पास अपनी रोल, अपने पावर होते थे, बट ऑल दीज पावर्स वर गिवन टू दीज गवर्नमेंट एंड कुड बी विड्रॉन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सारी पावर्स उनको जो दिया गया था, उनको गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था, लेकिन उनसे वो पावर छीन भी ली जाती थी। द चेंज दैट टुक प्लेस इन 1993, जो 1993 में वहाँ पर चेंज आया, वॉज दैट द रीजनल गवर्नमेंट वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दैट वर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो रीजनल गवर्नमेंट है उनको वो पावर दे दी गई, जो अब ज़्यादातर वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे थे। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से जो पावर आती हैं उनको उन्होंने रीजनल गवर्नमेंट को ज़्यादा दे दी, अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर रिलाय नहीं करते हैं। जैसे हम इंडिया के केस में देखें, इंडिया में हम जब देखते हैं तो इंडिया में पहले हम देखते हैं कि इंडिया में लिस्ट को बनाया गया है, जिसमें यूनियन लिस्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्फ्रेंस लिस्ट है। अब इन लिस्ट को बनाने के पीछे रीज़न क्या है, हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है पावर। जैसे यहाँ पर देखिए बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग। अब बैंकिंग को यूनियन लिस्ट में डालने के पीछे रीज़न क्या है, इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक करेंसी है जिसको हम रुपए बोलते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रुपए बोलते हैं। और उसको बनाया किस लिए गया है, ठीक है, उसको बनाया गया है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, रुपए को बनाया गया है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, बैंक्स करते हैं। अगर हर एक स्टेट का अपना खुद का बैंक होता तो हमारी कंट्री में एक से ज़्यादा करेंसीज होती, और अगर एक से ज़्यादा करेंसीज होती तो हमारी कंट्री में मीडियम एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा इश्यूज आते।
इसीलिए बैंकिंग सिस्टम इंडिया में एक ही है। जैसे इंडिया में जो रिजर्व बैंक है वो एक ही है, और वो कहाँ पर है, वो है आपका मुंबई में। ठीक है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो आपका मुंबई में। और बैंकिंग सिस्टम को इसीलिए एक कर रखा गया है ताकि कोई भी तरह की करेंसी में फ्लक्चुएशन ना हो। और जो रिवर्स रेपो रेट होता है या रेपो रेट होता है या कोई भी तरह का फंक्शन होता है बैंक को लेकर के कि कितनी मनी निकालना है, कैसे परसेंटेज बढ़ाना है, सेविंग परसेंट कितना रहेगा, फिक्स डिपॉजिट का परसेंटेज कितना रहेगा, वो सारा डिसीजन कौन लेता है, वो लेता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कोई भी बैंक अपने मनमानी से डिसीजन नहीं ले सकता, कमर्शियल बैंक। ठीक है, जो भी डिसीजन होगा वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने हिसाब से लेगा, क्योंकि वो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है बैंकिंग का, और वो सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है, उनके फंड्स को कंट्रोल करता है, उनके रिजर्व्स को कंट्रोल करता है। फिर स्टेट लिस्ट में देखिए, स्टेट लिस्ट में उनको डाला गया है जिसकी जो स्टेट में हर एक स्टेट के हिसाब से अलग अलग। जैसे आप यहाँ पर एक टर्म देख सकते हो लिखा हुआ है बहुत आराम से, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को क्यों स्टेट लिस्ट में डाला गया है, क्योंकि इंडिया में जितने स्टेट्स हैं उनका अगर हम क्लाइमेट को देखें, उनकी ज्योग्राफी को देखें, तो हर एक स्टेट की क्लाइमेट, हर एक स्टेट की ज्योग्राफी अलग अलग है। तो आप यहाँ पर आराम से देख सकते हो इसमें कि अगर आप नॉर्थ में जाओगे तो आपको वहाँ हिमालय देखने को मिलेगा। ठीक है, और इधर यूपी साइड में आपको गंगा रिवर देखने को मिलेगी। ठीक है, राजस्थान में सूखा पड़ा रहता है, वहाँ पर बारिश ज़्यादा नहीं होती है, रेगिस्तान है। और साउथ में आप देखिए पहाड़ हैं, लेकिन उतने ऊंचे पहाड़ नहीं हैं। तो कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है यहाँ पर, आप खुद देख सकते हो। ठीक है, इसका भी असर लोगों की लाइफस्टाइल पर, लोगों के चीज़ों पर, इवन एग्रीकल्चर पर पड़ता है। और जब एग्रीकल्चर पर पड़ता है तो हर एक स्टेट अपने हिसाब से एग्रीकल्चर को क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है, उसको संभाल सकता है। और फिर थर्ड लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में उन सब्जेक्ट को डाला गया है जो स्टेट और गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों का कॉमन इंटरेस्ट है। यहाँ पर लिखा है कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, such as education, forest, trade union, marriage, adoption, and succession. Both the union as well as state can make laws on the subject mentioned in this list. If their laws conflict with each other, the law made by the union government will prevail. अब ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर स्टेट भी रूल बना सकता है और यूनियन भी बना सकता है। मतलब योगी जी भी बना सकते हैं और मोदी जी भी बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि दोनों ने बनाया लॉ और दोनों के लॉ में एक दूसरे के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हमेशा स्टेट के सामने यूनियन का जो लॉ होगा वो प्रिवेल करेगा, वह मतलब उसी को ही सुप्रीम माना जाएगा। ठीक है ना, स्टेट के लॉ को क्या कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और यूनियन के लॉ को ही सुप्रीम माना जाएगा और उनको ही सपोर्ट किया जाएगा। अभी इस वीडियो में इतना ही है, बाकी वीडियोस मैं बाद में बना करके उसको यूट्यूब पर डालूंगा, तो आप लोग देख करके बाकी इसके पार्ट को कवर कर सकते हो। और जितना हो सके मैं फ़ोटोज़ का यूज़ करूँगा जिससे आपको इसकी डिटेल अच्छे से मिलती रहे। तो टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।